हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपनी बायोलॉजी की क्लासेस में। आज हम थायराइड ग्रंथि को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पीयूष ग्रंथि और हाइपोथैलेमस को पढ़ लिया था। आज हम थायराइड ग्रंथि को पढ़ेंगे। मानव में रासायनिक समन्वय विभिन्न प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा होता है। ये हम पिछली वीडियोज में पढ़ चुके हैं। आज हम देखते हैं थायराइड ग्रंथि जो होती है वो कहाँ पर स्थित होती है और कौन कौन से हार्मोन्स इसके द्वारा स्रावित होते हैं और शरीर पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं थायराइड ग्रंथि को अवटु ग्रंथि भी कहते हैं। अवटु यानी ये हमारे कंठ के पास स्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, ध्यान रखना, शरीर में सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो होती है लिवर। जबकि लिवर जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, लेकिन जब एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करते हैं तो वहां सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि दैट इज थायराइड। थायराइड का जो वेट है वो आप देख रहे हैं लगभग 30 ग्राम तक होता है। तो जाहिर सी बात है ये बड़ी ग्रंथि है, जबकि अन्य ग्रंथियां बहुत कम साइज की छोटी होती हैं। तो दैट इज शरीर की सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड। उत्पत्ति की बात करें तो ये एंडोडर्म से होती है, ये गुलाबी रंग की। और स्थिति की बात करें तो ग्रीवा भाग में जो नेक रीजन होता है वहां पर श्वास नली के दोनों ओर, ट्रेकिया के दोनों पार्श्वों में तितली के आकार की या एच आकार की, एच आकृति की या तितली के आकार की भी कह सकते हैं। और ये द्विपालित होती है, बाइलोब्ड होती है। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक लोब इधर नजर आ रही है, दूसरी लोब ये है, और बीच में यहाँ पर दोनों को जोड़ने वाली जो है यहाँ पर कनेक्टिव जो इनको दोनों को करती है उस संरचना को हम इस्थमस कहते हैं। इस्थमस से दोनों जो है पालियां जुड़ी होती हैं। आप देख रहे हैं तितली के आकार की कह दो या इंग्लिश के एच जैसे आकृति की दिखाई देती है, गुलाबी रंग की है और ये पुटिकाओं से बनी होती है। यहाँ आप देख रहे हैं ये कंठ है और ये श्वास नली है ट्रेकिया, और ट्रेकिया के दोनों ओर यहाँ आप देख रहे हैं स्थित होती है। और इसमें छोटी छोटी पुटिकाएं होती हैं। आप देख रहे हैं ये पुटिकाएं हैं और पुटिका की गुहा के अंदर जो है यहाँ पर हार्मोन्स संचित रहते हैं। नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि जो निम्न कशेरुकी प्राणी होते हैं, अर्थात लोअर जो वर्टिब्रेट्स एनिमल होते हैं, उनमें थायराइड ग्रंथि की जगह एंडोस्टाइल होता है। एंडोस्टाइल जो स्ट्रक्चर है वो थायराइड ग्रंथि के समजात होती है। जैसे हार्डमानिया, एम्फिऑक्सिस आप पढ़ेंगे आगे, जो कॉलेज के अंदर यूजी में आते हैं। तो वो लोअर जो इनवर्टिब्रेट्स, लोअर जो वर्टिब्रेट्स एनिमल हैं उनमें एंडोस्टाइल की ये समजात होती है। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे लिए। नीट के पर्पज से अगर हम बात करें तो बहुत बार इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम अगर बात करें इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की, तो आंतरिक संरचना में थायराइड ग्रंथि अनेक खोखली पुटिकाओं से बनी दिखाई देती है। जैसा अभी आपको बताया, फॉलिकल्स होती हैं, पुटिकाओं से बनी होती है और इन पुटिकाओं की गुहा में थायराइड हार्मोन संचित रहते हैं। वैसे हार्मोन किसी भी ग्रंथि में संचित नहीं होते हैं, लेकिन ये एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जिसमें थायराइड हार्मोन संचित रहते हैं और यहाँ पर पुटिका की गुहा के अंदर स्टोर्ड रहते हैं। तो ये भी एक पॉइंट है कि केवल एकमात्र ग्रंथि थायराइड हार्मोन्स को यानी संचित रखती है। तो यहाँ आप इसकी स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अगर क्वेश्चन आता है थायराइड ग्रंथि के स्ट्रक्चर को बनाइए, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि डायग्राम में आप ये डायग्राम जो है बोर्ड के अंदर क्वेश्चन में बनाएंगे। साथ ही साथ नीट एग्जाम के अंदर लेबलिंग करवाते हैं, तो आपको प्रत्येक ऑर्गन के अंदर जो सिचुएशन दिखाई गई है
उन सभी की लेबलिंग आनी चाहिए। आप देख रहे हैं ये ऊपर कंठ है, यहाँ श्वास नली और दोनों तरफ थायराइड ग्रंथि की पुटिकाएं और लोब नजर आ रही है, बीच में एस्थमस है जिससे जुड़ी होती है। नीचे फिर आपको श्वास नली नजर आ रही है, ये इसमें उपास्थि के छल्ले होते हैं, कॉर्टिलेज उपास्थि के छल्ले हमने पढ़ा है श्वसन तंत्र के अंदर। और यहाँ आपको ब्लैक रंग की पृष्ठ सतह पर आपको देख रहे हैं जो है 2 जोड़ी या यूं कह सकते हैं 4 जो है पुटिकाओं के रूप में पैराथायरॉइड ग्लैंड इसके ऊपर पृष्ठ सतह पर पाई जाती है, जो यहीं पर हमने दिखाई है। नेक्स्ट ग्लैंड लेंगे पैराथायरॉइड। इसके बाद लेते हैं थायराइड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन। थायराइड ग्रंथि से मुख्य रूप से 3 हार्मोन स्रावित होते हैं। पहला हार्मोन है T4 टेट्रा आयोडोथायरोनिन, दूसरा है T3 इसे ट्राई आयोडोथायरोनिन कहते हैं, जबकि तीसरा हार्मोन कैल्सिटोनिन होता है। थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं उसे हम ले रहे हैं। तो थायराइड ग्रंथि से 3 हार्मोन स्रावित होते हैं। मुख्य रूप से जो 2 हार्मोन होते हैं T4 और T3, इन दोनों को हम थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं। तो बात करते हैं T4 जिसे टेट्रा आयोडोथायरोनिन, जैसा कि नाम से ही यहाँ पर आयोडीन आता है, इसमें 4 आयोडीन के परमाणु होते हैं, इसीलिए इसे टेट्रा आयोडोथायरोनिन नाम दिया है। ये 90% होता है, यानी ज्यादा मात्रा में होता है। और ये पुटिकीय सेल द्वारा, जो पुटिकाएं होती हैं थायराइड ग्रंथि में, उनकी सेल द्वारा स्रावित होता है, जबकि TSH के नियंत्रण में स्रावित होता है। यानी जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, उसके नियंत्रण में पुटिकीय सेल द्वारा T4 हार्मोन स्रावित होता है। इसका निर्माण वास्तव में 2 चीजों से मिलकर बनता है, आयोडीन और टायरोसिन। टायरोसिन एमिनो अम्ल होता है, यह एमिनो एसिड, यहां मैंने लिखा एमिनो एसिड, ये एमिनो अम्ल होता है टायरोसिन। इससे मिलकर आयोडीन से मिलकर यह क्या बनाता है, टेट्रा आयोडोथायरोनिन बनाता है, जिसे हम थायरोक्सिन कहते हैं। यह कम सक्रिय होता है, मात्रा ज्यादा है लेकिन कम सक्रिय होता है T3 की तुलना में। दूसरा हार्मोन है T3 जिसे ट्राई आयोडोथायरोनिन कहते हैं। ये कम मात्रा में लगभग 10% होता है। T4 से अधिक सक्रिय है और ज्यादा शक्तिशाली है। यहाँ ध्यान रखना, ये भले ही कम मात्रा में है लेकिन T4 से अधिक सक्रिय है और ज्यादा शक्तिशाली होता है। T3 व T4 को सम्मिलित रूप में, हम दोनों को सम्मिलित रूप में थायराइड हार्मोन कहते हैं। ध्यान रखना, इन दोनों को ही हम थायराइड हार्मोन कहते हैं। ये दोनों आयोडीन युक्त हार्मोन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयोडीन युक्त हार्मोन कौन कौन से हैं। तो ये दोनों नाम से ही इसमें शामिल है आयोडीन। तो आयोडाइज यानी आयोडीन युक्त हार्मोन है दोनों, जबकि कैल्सिटोनिन नॉन आयोडाइज हार्मोन होता है। तो दोनों आयोडीन युक्त हार्मोन है और इन दोनों को सम्मिलित रूप में मैंने कहा थायराइड हार्मोन, दैट इज थायरोक्सिन कहते हैं। सामान्य रूप से हम थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन्स को कहते हैं, जिसमें मुख्य रूप से ये दोनों हार्मोन ही होते हैं। इसमें भी सबसे ज्यादा मात्रा में लगभग 90% T4 हार्मोन होता है। आगे बढ़ते हैं। ये हार्मोन फीडबैक मैकेनिज्म पर कार्य करते हैं।
ध्यान रखना, फीडबैक मैकेनिज्म क्या मतलब हुआ इसका, यानी प्रतिपुष्टि क्रियाविधि। यानी यहाँ हम एक फॉर्मूला से समझेंगे, थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव ये प्रोपोर्शनल होता है, यानी एक प्रकार से व्युत्क्रमानुपाती है रक्त में थायरॉक्सिन के स्तर का। यदि कहने का मतलब ये है कि रक्त में थायरॉक्सिन का स्तर यदि ज्यादा होता है तो ये हार्मोन स्रावित होना कम हो जाता है, और जब रक्त में थायरॉक्सिन का लेवल कम होता है तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव बढ़ जाता है। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे इंसुलिन काम करता है। आगे हम पढ़ेंगे, अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। जब रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ती है तो इंसुलिन हार्मोन क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि वो उसका नियंत्रण करता है। और जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है तो इंसुलिन हार्मोन को भी रोक दिया जाता है और ग्लूकागोन को बढ़ाया जाता है। तो ये प्रतिपुष्टि क्रियाविधि से संपन्न होते हैं, यानी जैसा फीडबैक मिलेगा ग्रंथि उसी प्रकार से अपने आप को स्रावित करेगी हार्मोन्स के लिए। तो यहाँ थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव रक्त में थायरॉक्सिन के लेवल पर निर्भर करता है, राइट। मानव के अंदर एक मानव को, यानी प्रतिदिन एक स्वस्थ मानव को लगभग 100 से 200 माइक्रोग्राम आयोडीन, जो कि बहुत कम होती है, चाहिए होती है। यानी एक सुई की नोक के बराबर प्रतिदिन आयोडीन चाहिए, और पूरे लाइफ में एक चम्मच के बराबर आयोडीन चाहिए। हालांकि बहुत सूक्ष्म मात्रिक तत्वों में आता है आयोडीन, लेकिन इसकी कमी से हम जानते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, गोइटर और भी कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। तो बहुत जरूरी है, भले ही कम मात्रा में लेना है लेकिन नियमित रूप से लेना होता है। इसीलिए भारत सरकार आयोडाइज नमक खाने की सलाह देती है। तीसरा हार्मोन जो है दैट इज कैल्सिटोनिन हार्मोन। यह नॉन आयोडाइज हार्मोन है, इसमें आयोडीन नहीं होती है। यह जो थायराइड की सी कोशिकाओं से स्रावित होता है, और इसका कार्य है रक्त में कैल्शियम व फास्फोरस को कम करता है। ध्यान रखना, रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस को कम करता है, जबकि मूत्र में कैल्शियम के उत्सर्जन को बढ़ा देता है। मूत्र में कैल्शियम के विसर्जन को या उत्सर्जन को बढ़ा देता है, उससे अस्थियों के विघटन को यानी कम करता है। अस्थियों के विघटन, अस्थियों से जो विघटन होता है कैल्शियम का, वो कम कर देता है। जबकि हम आगे पढ़ेंगे पैराथायराइड ग्रंथि से स्रावित पैराथार्मोन, वो क्या करता है, कैल्शियम उत्सर्जन को कम करता है, जिससे हड्डियों में विघटन होता है कैल्शियम का। तो यह हम कह सकते हैं पैराथायराइड ग्रंथि के विपरीत कार्य करता है, पैराथार्मोन के विपरीत कार्य करता है कैल्सिटोनिन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाते हैं एग्जाम में, खासतौर से नीट एग्जाम के अंदर, और अपने बोर्ड एग्जाम में भी इससे संबंधित इफेक्ट ही पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन। थायराइड ग्रंथि से जो स्रावित हार्मोन है, मुख्य रूप से उनका प्रभाव देखने से पहले हम ये जान लें कि थायराइड हार्मोन आखिर क्या रोल अदा करता है हमारे शरीर में, उसका क्या कार्य है, तभी तो इफेक्ट जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हार्मोन के कार्य। तो पहला कार्य यह है, ऑक्सीकारक उपापचय दर को बढ़ाता है। ऑक्सीकारक उपापचय को बढ़ाता है, अर्थात कैटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जिससे क्या होता है, ऊर्जा उत्पादन की दर बढ़ जाती है। और ऊर्जा उत्पादन बढ़ता है तो यहाँ पर जीवन की रफ्तार यानी टेम्पो ऑफ लाइफ बढ़ जाती है। इसे जीवन की गति या जीवन की रफ्तार वाला हार्मोन भी कहते हैं। ध्यान रखना, टेम्पो ऑफ लाइफ कौन सा हार्मोन है, थायरॉक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट, शरीर की वृद्धि व विकास का नियमन करता है। शरीर की वृद्धि व विकास का नियमन करता है। नेक्स्ट, शरीर के ताप
श्वसन दर हृदय दर को भी बढ़ा देता है, शरीर का ताप बढ़ जाता है, बॉडी टेम्परेचर, श्वसन की जो है रफ्तार बढ़ जाती है और हृदय की दर भी बढ़ जाती है। मानसिक विकास के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत आवश्यक हार्मोन है। आपने सुना होगा एड में कि जो महिलाएं प्रेगनेंसी में आयोडाइज नमक यानी आयोडीन का कम इस्तेमाल करती हैं, उनके शरीर में जो शिशु है वो अल्प मानसिक बुद्धि वाला पैदा हो सकता है, उत्पन्न हो सकता है। तो ये बहुत जरूरी है। आधारीय उपापचय दर BMR, बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट, BMR दैट इज बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ा देता है। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिसर्च से पता लगा है कि जो लार्वा होते हैं, खासतौर से एम्फीबियंस में मेंढक के जो लार्वा हैं, दैट इज टैडपोल, मेंढक का लार्वा टैडपोल होता है, तो टैडपोल लार्वा के कायांतरण के लिए बहुत आवश्यक है। कायांतरण बोले तो मेटामॉर्फोसिस, अर्थात मेंढक का जो लार्वा टैडपोल है, यदि पानी में उसकी कमी हो जाए आयोडीन की और उसकी ग्रंथि से जो हार्मोन है वो कम स्रावित होता है, तो मेंढक का लार्वा आगे वयस्क में परिवर्तित नहीं हो पाता है, वो टैडपोल ही रह जाता है। ऐसा रिसर्च से देखा गया है। यदि टैडपोल की थायराइड ग्लैंड्स को निकाल दिया जाए तो वह आगे मेंढक वयस्क में परिवर्तित नहीं होता है। इसलिए मेंढक के लार्वा को कायांतरण के लिए थायरोक्सिन हार्मोन बहुत जरूरी होता है। तो ये थायरोक्सिन हार्मोन्स के कार्य हैं। आगे हम पढ़ेंगे थायराइड ग्रंथि के हार्मोन के कम स्राव से और अधिक स्राव से क्या प्रभाव होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।